नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा स्ट्रोक के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं। तो यहां हम बात कर लेते हैं पहले शुभ ग्रहों की। शुभ ग्रहों में गुरु, शुक्र, चंद्रमा एवं बुध आते हैं। परंतु गुरु और शुक्र यह हमेशा ही शुभ रहते हैं। ये किसी भी ग्रह के साथ बैठे हों, कुछ मतलब चाहे यह अशुभ ग्रह के साथ बैठे हों या किसी की दृष्टि में भी हो, परंतु यह हमेशा शुभ ही रहते हैं। परंतु चंद्रमा और बुध के साथ कंडीशन थोड़ा सा अलग हो जाती है कि अगर चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए या बुध के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो चंद्रमा और बुध जो है वह अशुभ फल करने लगते हैं। और अगर चंद्रमा और बुध अकेले हैं तो यह शुभ ही रहेंगे। अशुभ ग्रहों में सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु। अच्छा, आप लोग हमेशा ये सोचते होंगे कि शुभ और अशुभ क्यों लिखा जाता है। देखिए, शुभ ग्रह का मतलब हो गया सौम्य ग्रह और अशुभ का मतलब हो गया क्रूर ग्रह। क्रूर का मतलब हो गया जैसे सूर्य ज्वलनशील ग्रह है, सूर्य किसी के भी पास चला जाए तो वो अस्त हो जाता है। सूर्य के पास जाने में लोग डरते हैं। जैसे अभी गर्मी का समय है, गर्मी के समय अगर हमसे कोई कह दे कि भरी दोपहर में आप बाहर चले जाइए तो क्या हम जाएंगे? नहीं, हम यही कहेंगे धूप बहुत तेज है। मतलब उसकी ज्वलनशीलता, जो उससे प्रकाश आ रहा है उसमें ज्वलनशीलता बहुत ज्यादा है, इसलिए सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। शनि भी सूर्य पुत्र हैं, इसलिए शनि भी क्रूर ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वह विषम है और यह न्याय के देवता है। बात करें हम मंगल की, तो मंगल को एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा गया है। यह गुस्से वाला ग्रह है। जिसका भी स्वामी मंगल होता है उस जातक को आप देखेंगे कि वह अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होगा। राहु और केतु, राहु और केतु का जो गुण माना गया है वह है, जैसे केतु का जो है वह अलग करना, राहु का नमक मिर्चा लगाना, लड़ाई करवाना, राग करवाना, द्वेष करवाना, यह राहु और केतु का माना गया है। इसलिए यह 5 ग्रह सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु यह क्रूर और अशुभ ग्रहों में आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, यह आपके काफी काम आएगा आने वाले समय में। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो मैं इसको साफ कर देता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं शुरुआत में 1-2 चीजें आपको लिखवा करके फिर वापस वहीं आ जाऊंगा जहां पे कल मैंने अपना वीडियो खत्म किया था। हमने मीन लग्न का शुभ अशुभ ग्रह समझ लिया था, कुंभ का समझ लिया था, मकर का समझ लिया था। आज हम लोग धनु का समझेंगे, वृश्चिक का समझेंगे और तुला का समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज लिखवा देता हूं। वह लिखवाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोग जब आगे अपनी कुंडली देखेंगे, देखना वैसे भी आप लोग शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आप लोग कुंडली देखेंगे तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि जो ग्रह हैं वह किस किस चीज को प्रदर्शित करते हैं या सपोर्ट करते हैं या किस किस चीज के वो कारक हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं पहले सूर्य। सूर्य से हम जब भी बात करेंगे तो आत्मा की बात करेंगे। जहां पर भी आत्मा की बात आएगी तो वहां पर हम सूर्य से बात करेंगे। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य से हम हड्डियों को भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है।
और मैं हमेशा कहता हूं मन और मस्तिष्क। सॉरी, ये गलत हो रहा है। मन और मस्तिष्क का कारक है। अब हम बात करते हैं मंगल। मंगल, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि मंगल एस्ट्रोलॉजी में सेनापति कहा गया है। तो सेनापति से हम क्या देखेंगे? बल। किसी भी मनुष्य की कुंडली में या किसी भी मनुष्य का जब हम बल देखेंगे तो वो हम मंगल से देखेंगे। कहते हैं कि मंगल भारी है। मंगल भारी मतलब बलवान है। मंगल नीच का है मतलब कमजोर है। इस तरीके का आपने सुना होगा। तो मंगल से हम बल देखते हैं। बुध, बुध जो है वह बुद्धि का कारक है। तो यहां पे हम लिख देंगे बुद्धि। बुध से हम बुद्धि देखते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु। गुरु जो है वह ज्ञान के कारक हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं और गुरु सुख के कारक हैं। आप इसको सुख लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप ज्ञान लिख लीजिए। ज्ञान भी लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं शुक्र। अगर हम शुक्र की बात करें, अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र कामनाओं का ग्रह है। शुक्र कामनाओं का ग्रह है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे मुंह से सुना होगा, शुक्र संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुखों को देने वाला ग्रह है। संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख कामनाओं में ही मांगा जाता है, इसलिए शुक्र कामनाओं का ग्रह है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको साफ कर देता हूं और आगे के विषय में चलते हैं। शुक्र तक हो गया है। अब शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम शनि लिख देते हैं। अब शनि का नाम सुनते ही आप सब लोगों के मन में क्या आ रहा होगा? जिससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, जिसको कोई अपने जीवन में देखना भी नहीं चाहता है, वह शब्द है दुख। शनि दुखों का कारक है। शनि से हम हमेशा दुख देखेंगे। दुख किस लिए? अगर आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तो आप सही रास्ते पे कभी नहीं चलेंगे। मैंने आज तक हजारों कुंडलियां देखी हैं और मैंने यही देखा है कि शनि देव अगर कुंडली में ना हो तो इंसान अहंकार, घमंड, पैसे का बल, और अगर हम वाणी की बात करें तो असभ्य वाणी, इन सब का प्रयोग करने लगता है। ये शनि देव की ही कृपा है जो मनुष्य नीचे आ जाता है, अन्यथा वो सातवें आसमान पर तैरना शुरू कर दे। ये शनि देव की ही कृपा है। इसीलिए आपने सुना होगा कि शनि देव कम से कम भी अगर एक प्रहर के लिए भी आ जाएं और खराब अवस्था में लौहपाद से आ जाएं तो अच्छे भले इंसान को भी दुखों का पहाड़ झेलना पड़ जाता है। इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए।
आगे जब हम लोग कुंडली देखेंगे या आप लोग अपनी कुंडली देखिए, तो आप सभी लोग यह एक बार अपनी कुंडली में देखिए जरूर कि आप लोगों के दुखों का कारण क्या है। देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर के पास इंसान तब आता है जब वो हर चीज से हार जाता है। मुझसे लोग हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा ही एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज उन लोगों से यह कह देना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी अगर लोग सही से सीख लें, देख लें, जान लें, तो वह अपने जीवन में गलतियां कम करेंगे। देखिए, गलतियां करना तो ये इंसान की प्रवृत्ति है, गलतियां मुझसे भी होती हैं, परंतु अगर एस्ट्रोलॉजी का अच्छा नॉलेज है तो गलतियां जो हैं वह कम हो जाएंगी और क्या होगा, जीवन सुदृढ़ हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आराम से व्यतीत होगा। अब हम धनु लग्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे धनु लग्न वाले जातक वीडियो शुरू होते समय यह सोच रहे होंगे कि आज इन्होंने ये कहां से शुरू कर दिया। देखिए, थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा इसलिए लिखवा देता हूं ताकि आप लोग का जो सीखने का क्रम है वो चलता रहे। और यहां पर हम आ जाते हैं तो धनु लग्न, धनु लग्न 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमारे प्यारे मित्रों, आप लोग यह कुंडली देख करके एकदम से समझ गए होंगे कि इनके शुभ ग्रह, यहां शुभ लिख लेते हैं, इनके शुभ ग्रह कौन कौन से होंगे। धनु लग्न का शुभ ग्रह कौन सा होगा, 1, 5, 9। तो सर्वप्रथम लिख दीजिए गुरु। 5वें भाव में पहली राशि है तो मंगल, मिटा ही देते हैं, मंगल। और 9वें भाव में पंचम राशि है, पंचम राशि सिंह राशि हो गई, सिंह राशि का स्वामी सूर्य हो गया। अब ये देखिए कि यहां कोई ऐसी राशि है, यहां कोई ऐसी राशि हो रही है जो हमारी पूर्ण योगकारी हो जाए। भाई, यहां पे मंगल है तो दूसरी मंगल की राशि यहां पर हो गई, यहां पर सूर्य है तो सूर्य की दूसरी कोई राशि है नहीं। हाँ, अब गुरु यहां आ गए हैं तो गुरु की एक राशि यहां है, एक राशि यहां है, दूसरी बुध की एक राशि यहां है, बुध की एक राशि यहां है। तो शुभ ग्रह में हम बुध भी लिख देंगे। हम ये कह सकते हैं कि धनु लग्न, धनु लग्न में कोई भी ग्रह पूर्ण योगकारी नहीं है। ठीक है, योगकारी है, सूर्य योगकारी है, मंगल योगकारी है, परंतु पूर्ण योगकारी कोई नहीं है। शुभ ग्रह हैं जिसमें गुरु और बुध भी शुभ ग्रह हैं। ठीक है, अच्छा, 4 ग्रह हमारे शुभ और योगकारी हो गए। अब हम ये देख लें कि धनु लग्न वालों की कुंडली में अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। अशुभ ग्रह का मतलब ये होता है कि किन ग्रहों की वजह से इनको अथक प्रयास, अथक मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे शनि महाराज द्वितीय भाव में 10वीं राशि है और तृतीय भाव में 11वीं राशि है, दोनों राशि के स्वामी हमारे शनि महाराज हैं। तो कह ये सकते हैं कि शनि महाराज जो हैं इनसे बहुत परिश्रम कराने वाले हैं अपनी दशा में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद समझ ही रहे होंगे आप लोग, दूसरी राशि वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी शुक्र है। 7वीं राशि तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, ये 6ठा घर है और ये 11वां घर है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, शुक्र। अब
चंद्रमा अष्टम भाव में चतुर्थ राशि है तो यहाँ पर चंद्रमा हो गया। परंतु ये याद रखिएगा कि यहाँ पे चंद्रमा है, लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाते हैं तो सूर्य बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए तो उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, ये याद रखिए। यहाँ अष्टमेश मतलब अष्टम भाव में इनकी राशि है तो ये अपनी महादशा में थोड़ा परिश्रम करवाएंगे, परंतु अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए या सूर्य यहाँ बैठ जाए तो क्या होगा, उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो धनु लग्न वालों, आप लोग अपनी जब भी कुंडली देखिएगा तो उसमें ये याद रखिएगा कि अगर शनि शुक्र और चंद्रमा इनकी महादशा चल रही है तो आपको परिश्रम करना है। ठीक है, और अगर आपकी गुरु मंगल सूर्य बुध की दशा चल रही है मतलब महादशा, तो आप ये समझ लीजिए कि थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यह हमारा धनु लग्न हो गया। अब हम इस धनु लग्न को यहां से साफ कर देते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की, क्योंकि 12 लग्न वाले जो हैं वह ये जानना चाहते होंगे कि उनके शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं। यहां पर हम बात कर लेते हैं, सॉरी, वृश्चिक लग्न, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। मैंने आज तक कभी भी ये नहीं पाया है कि कहीं अगर ज्योतिष की चर्चा चल रही हो तो 4 आदमी खड़े होकर के ना सुन रहे हैं। कोई कोई अलग नेचर का होता है जो ये कह देता है कि मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है, परंतु समय आने पर हर एक मनुष्य को विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि 9 ग्रहों का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम बड़ा ही वेल सेटल्ड है। वो अपने अनुसार आते हैं। 120 वर्ष का विंशोत्तरी महादशा का कार्यकाल है, वो भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, मतलब किस ग्रह की दशा कितने साल की होती है। अभी आप ये मान लीजिए कि 120 वर्ष का विंशोत्तरी महादशा का कार्यकाल है हर दशा की, मतलब हर ग्रह की दशा जब आती है तो अलग अलग वर्षों की होती है, उनको जब हम काउंट करते हैं तो 120 वर्ष आते हैं। तो उन 120 वर्षों में जिन ग्रहों की दशाएं आपको मिल जाती हैं, अगर अच्छे ग्रहों की दशाएं आपको जीवन भर मिल गई, किसी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो कहता है अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं, नवग्रह कुछ नहीं होते हैं, ज्योतिष शास्त्र ढकोसला है। परंतु जिन लोगों को अशुभ ग्रह की दशा मिल जाती है वो लोग पूर्ण रूप से धार्मिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हम कितनी भी मेहनत करें सफलता हमें नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपसे कहा ना कि जब अशुभ ग्रहों की दशा आएगी तो आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। 10 दिन काम करेंगे तब 1 दिन की कमाई होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग वृश्चिक लग्न ले लेते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वृश्चिक लग्न वाले अपनी कुंडली देख करके समझ गए होंगे कि 1, 5, 9 मतलब शुभ ग्रह की अगर हम बात करें, यहां पे शुभ ग्रह लिख लेते हैं। शुभ ग्रह की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन है? मंगल देव। यहां पर कौन है? मंगल देव, गुरु महाराज, और यहां पर चंद्रमा। अब आप ये देख लीजिए, कोई ऐसा ग्रह है यहां पर जो योगकारी बन रहा हो? नहीं है, शुभ बन रहा है। यहां पर सूर्य देव जो हैं, सूर्य नारायण भगवान, वह शुभ बन रहे हैं। अब अन्य भावों को देख लीजिए, केंद्र छोड़ दीजिए, त्रिकोण छोड़ दीजिए, अब अन्य भाव को देख लीजिए। 9वां भाव यहां पर है,
और सॉरी, नवम राशि यहाँ पर है, 12वीं राशि यहाँ पर है। तो अगर 12वीं राशि यहाँ पर है तो ये नवम राशि जो यहाँ पर होने के बावजूद गुरु हमारा शुभ हो जाएगा। अब शनि देव की एक राशि यहाँ पर है, दूसरी राशि यहाँ पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये अशुभ में चले गए। शनि अशुभ में, शनि महाराज चले गए। छठे घर में पहली राशि है और मूल त्रिकोण में अष्टम राशि है, तो मंगल हमारे शुभ हो गए। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वह लग्नेश भी हैं, इसलिए इन्हें हम शुभ मानते हैं। अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र की पहली राशि यहाँ पर है और दूसरी राशि द्वादश भाव में है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? शुक्र हमारे अशुभ में आ गए। अब बुध की राशि देख लीजिए, बुध यहाँ है और यहाँ है। इस कुंडली में सबसे अशुभ जो है वह बुध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों राशि जो है अष्टम और एकादश भाव में है। तो वृश्चिक लग्न वाले अपनी कुंडली में इस चीज को देखें कि मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य, इसकी जब भी महादशा इनकी आएगी तो इनको लाभ होगा, कार्यों में लाभ होगा। अशुभ ग्रहों की जब महादशा आएगी, शनि, शुक्र और बुध, देखिए शनि की जो महादशा है वह 19 वर्ष की है, शुक्र की महादशा 20 वर्ष की है, बुध की महादशा मेरे हिसाब से 17 वर्ष की है। तो ये लंबा समय है। अगर लगातार ये तीनों, इस चीज को समझिएगा, लगातार अगर शुक्र, शनि, बुध मिल गए तब तो बड़ी आफत है। लेकिन आपको ये देखना है वही वाला सूत्र, आ चम भव राजी स बु केसु, तो श बु केसु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, मतलब शनि और बुध एक साथ आएंगे आगे पीछे, और फिर केतु आएगा, फिर शुक्र आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी वृश्चिक राशि वाले लग्न वाले का जन्म शनि की महादशा में हो जाता है तो 19 वर्ष यहाँ, 17 वर्ष यहाँ, फिर केतु का समय, फिर शुक्र का समय, मतलब उसकी आधे से ज्यादा जिंदगी तो खाली संघर्ष में ही बीत जाएगी। अब ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक नहीं हो जाएगा तो कौन होगा? ये चीज आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझसे आकर के कहते हैं कि अरे मैं तो ये नहीं मानता हूँ, मैं उनके ऊपर हंस देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आपकी श्रद्धा है, आप नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है। परंतु जिन लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, वह लोग अपने बच्चों की, अपने परिवार की जब कुंडली देखेंगे तब उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं या बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत क्यों हो रही है या उनको दिक्कत क्यों नहीं हो रही है। अगर दिक्कत नहीं हो रही है मतलब शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है। अगर जीवन में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत संघर्ष हो रहा है, मतलब अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है। यह बात आप लोग समझ लीजिए। अब यहां पर मैं ब्रह्मांडीय नक्शा एक बार फिर से बना दे रहा हूं, जिसे हम लोग कुंडलीय कहते हैं। अब यह ब्रह्मांड का नक्शा जो है ये हम बना रहे हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न में 7वीं राशि यहां पर आ जाएगी, फिर ये 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब यहां पर आप लोग खुद समझ सकते हैं। तुला लग्न वाले अपनी कुंडली खुद देख लीजिए। अभी मैंने ग्रहों की बात नहीं करी है, ग्रहों को जब हम बैठाएंगे तब देखा जाएगा। अच्छा, ग्रहों को बैठाने के लिए मुझे लाइव स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी, और लाइव स्ट्रीम की जरूरत के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। तो जितने भी मेरे श्रोतागण हैं उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने तो सब्सक्राइब किया ही किया है, और अगर
आपके ऐसे जानने वाले हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं या सीखना चाहते हैं, या उनको अकल्ट साइंस के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए एक बार कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहां पर देख लेते हैं प्रथम, पंचम एवं नवम। तो प्रथम भाव में सप्तम राशि है, तो सप्तम राशि कौन सी है? सप्तम राशि है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। तो शुक्र यहां पर शुभ हो गया। अच्छा, लग्न में जो भी राशि होगी उसका जो स्वामी होगा वो लग्नेश कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो लग्नेश हमारा शुक्र हो गया। यहां पर 11वीं राशि है, तो 11वीं राशि हमारी कौन हो गई? कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी कौन हो गया? शनि। अब शनि हमने यहां लिख तो दिया है, परंतु गौर से अगर देखेंगे तो शनि की दूसरी राशि केंद्र में है। तो तुला लग्न वालों के लिए शनि जो है वह पूर्ण योगकारी हो जाएगा। इस बात को तुला लग्न वाले समझें। तुला लग्न वालों के लिए शनि जो है वह पूर्ण योगकारी हो जाएगा। अच्छा, यहां पर अब आज एक बात आ ही गई है तो मैं बता देता हूं कि लोग जो है वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि कौशल जी हम लोग स्टोन कौन सा पहने। वैसे तो मैं स्टोन पहनने के लिए जल्दी किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन आज मैं यहां बता दे रहा हूं। हमेशा याद रखिएगा, शुभ ग्रह और योगकारी ग्रहों के लिए ही स्टोन पहना जाता है, बाकी किसी के लिए मत पहन लीजिएगा। अशुभ ग्रहों का कभी भी स्टोन मत ना पहन लीजिएगा, अन्यथा जितना नुकसान हो रहा है उसका 10 गुना ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ आपने शनि को पूर्ण योगकारी के रूप में लिख लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूं, आगे देखते हैं। तृतीय त्रिकोण में 1 2 3, तृतीय त्रिकोण में हम देख रहे हैं तीसरी राशि। तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो बुध भी हो गया। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा की राशि है कर्क, तो यहां पर चंद्रमा भी इनका शुभ हो गया। शनि हमारा पूर्ण योगकारी है, बाकी हमारे जो ग्रह हैं वो सब शुभ ग्रह हैं, शुक्र, शनि, बुध और चंद्रमा। सबके समझ में आ गया कि तुला लग्न वालों को अगर ये दशाएं अपने जीवन काल में मिल जाती हैं तो इन दशाओं में बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। 20 वर्ष, 19 वर्ष, 17 वर्ष और 10 वर्ष। बचपन से भी अगर मिल गई तो पूरा उम्र, मतलब ये समझ लिया कि आधी उम्र से ज्यादा जो है वह सुख में बीतेगा। लेकिन अगर बुढ़ापे में अशुभ ग्रह की, अब यहां पर भी समझिएगा, अगर बुढ़ापे में अशुभ ग्रह की दशा मिल गई तो बुढ़ापा बहुत ही ज्यादा कष्टमय होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे छोड़ करके चले गए हैं। बच्चे हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, सब कुछ हैं, परंतु बुजुर्ग स्वयं कमा रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं। ना उनको कोई पानी देने वाला है, ना कोई चाय पूछने वाला है, ना ही बीमारी आजारी में कोई दवाई पूछने वाला है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मैंने उनके में अधिकतर देखा है कि मतलब बुजुर्ग, मतलब ये समझिए बुढ़ापे में अशुभ ग्रह की दशा मिली हुई है। अशुभ ग्रह यहाँ पे कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप केंद्र देख लीजिए, त्रिकोण देख लीजिए। अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पर 9वीं राशि है और यहाँ पर 12वीं राशि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके गुरु जो है वो अशुभ में आ गए। यहाँ पर 8वीं राशि है और यहाँ पर पहली राशि है, दोनों मारक घर हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि मंगल इनका अशुभ हो गया और मारक भी है। ये भी ध्यान रखिएगा, तुला लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो मारक भी हो रहा है। उसके बाद लग्नेश की दूसरी राशि यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नवमेश की दूसरी राशि यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, पंचम राशि यहाँ पर है, तो यहाँ पर सूर्य अशुभ हो गया। मतलब गुरु, मंगल और सूर्य की दशा जो है वह थोड़ा अधिक परिश्रम करवाएगी।
ज्यादा परिश्रम करवाएगी। क्यों? क्योंकि यह ऐसे घरों में है जिनको हम अच्छा नहीं कहते हैं। देखिए 4 घर, 1 2 3 4, यह शुभ हो गए। 5 और 6 यह योगकारी हो गए। तो केंद्र और त्रिकोण, इसको आप हमेशा शुभ मानिए। बाकी अन्य ग्रह जो हैं, जैसे 63 एकादश, त्रिषठ एकादश, ये खराब है, ये खराब है। त्रिषठ एकादश, द्वितीय, अष्टम और द्वादश, 6 घर ये खराब है और 6 घर ये अच्छे हैं। ठीक है। अब यहां पे तो अभी मैंने महादशाओं की बात कर दी कि इनकी जो महादशा आएगी वो अच्छी या खराब होगी। ठीक है। अच्छा, आज तुला लग्न वालों का भी हो गया। मुझे लग रहा है कि वीडियो शायद कुछ लंबा हो रहा है, तो मैं फिर आज के लिए कहूंगा कि ये आपका होमवर्क है। मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, मैं रोज जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको नोट करिए और अच्छे से उसका रिवीजन करिए, ताकि जब हम कुंडली देखने लगेंगे या जब हम लाइव आने लगेंगे, तब कोई भी मुझसे कोई भी प्रश्न कर सकता है। जैसे आपने मुझे अपना टाइम डेट प्लेस दिया, मैंने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली में क्या दिक्कत हो रही है। आने वाले वीडियो में जब मैं ये लग्न वाला खत्म कर लूंगा, उसके बाद मैं ग्रहों पे आऊंगा, ग्रहों के कारकत्व, भाव के कारकत्व, इनको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग लाइव प्रेडिक्शन करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना बहुत है और मैं आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।